सो हाय एवरीबॉडी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन ऑफिसर्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम कंपनी की मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फास्ट ই ওয়ার্ড কোম্পানিটা কেন ওয়ার্ড নু ডেরাইভ করা যাইছে, তো आंसर है लैटिन वर्ड। आई कंपनी और ये कंपनी वर्ड जो है ये दो वर्ड्स से बना है। पहला है कॉम, जिसका मतलब होता है टुगेदर, और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। तो जो कंपनी वर्ड्स है वो कंपनीज वर्ड से आया है। नाउ नेक्स्ट है मीनिंग। सो नाउ कंपनी क्या है कि कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कि अपने इच्छा से बनाया हुआ एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है जिनका मतलब कि जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल के फॉर्म में विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करते तो उनको शेयर्स मिलते हैं, और वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल होती हैं विथ ओके इन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जो कंपनी होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन्स के रूप में रजिस्टर्ड होती है और इनकॉर्पोरेट होता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, सो कंपनी का मीनिंग हम देखें तो ए कंपनी इज द वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स formed for the purpose of earning profits with the investments of capital, which is transferable in shares of limited liability. Okay, it is incorporated and registers as an artificial persons under the Companies Act. Then next is definitions. So according to sections 3 subsections 3 के आई में एंड सेक्शंस 3 के सबसेक्शंस 1 के आई में ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट 1956 बोलता है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब कंपनी का मतलब कि एक कंपनी जो कि इस एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड है, या फिर और एन असिस्टिंग कंपनी या फिर असिस्टिंग कंपनी। उसका मतलब कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी है, और एन असिस्टिंग कंपनी मतलब कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 आने से पहले जो कंपनीज बनाने के लॉज थे, तो उस टाइम में अगर कोई कंपनी बनी है उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अंडर, तो उसको हम असिस्टिंग कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी के अंदर वो कंपनी भी आती है जो कि 1956 के अंदर हो गया बनी है, और वो कंपनी भी आती है जो कि 1956 से पहले बनाई गई थी पुराने लॉज के अंडर। तो असिस्टिंग कंपनीज का मतलब क्या है कि कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्स अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो अगर हम बीकॉम के कॉर्पोरेट लॉ के बुक्स में अगर हम देखें तो चैप्टर 2 में ये चीज़ आता है। तो इसमें बोला है कि क्या है कि कंपनी का मीनिंग इसमें गिवन है कि सेक्शंस 220 of the Companies Act 2013 provides that company means a company incorporate under this act or under any previous company law। ये जो है ये कंपनी का मीनिंग गिवन है। हो गया, यहाँ पर कंपनी का मीनिंग भी हम देख चुके हैं जो कि प्रोफेसर इब्नीत ने बोली है। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड जस्टिन ने जो है कंपनी का डेफिनेशन दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो लॉर्ड जस्टिस किंडले हैज़ गिवन ए
comprehensive definitions of a company. According to him, a company is an association of many persons who contribute money or money worth to a common stock and employed for a common purpose. The common stock so contribute is denoted in money and its capitals of the company. The persons who contribute it or to whom it belongs are members. The proportions of capitals to which each member is entitled each his shares. Shares are also transferable, although the rights to transfer is often more or less restricted. ओके और एक डेफिनेशन जो कि चीफ जस्टिस मार्शल्स ऑफ यूएसए ने दिया है, हो गया। वो ये चीज़ बोला है दैट इज़ कि एक कॉरपोरेशंस कंपनी क्या है, मतलब कंपनी का डेफिनेशन दिया है कि ए कॉरपोरेशंस इज एन आर्टिफिशियल्स बीइंग्स इनविजिबल्स intangibles and assisting only in the contemplations of the law. Being a mere creations of law, it possesses only those properties which the charter of its creations confers upon it either expressly or and incidental to its very existence. Okay. तो नाउ हम प्रोफेसर इब्नीत के पास फिर से हम वापस आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर इब्नीत ने कंपनीज का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। तो लेट्स सी नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ ए कंपनी। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स है कंपनीज के, तो ये सभी को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स। सो कंपनी एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशंस ऑफ पर्सन होते हैं। कंपनी एक्ट के अंडर कोई भी एक सिंगल पर्सन्स, कोई सिंगल इंडिविजुअल्स कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया जाएगा तो मिनिमम 2 लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, और अगर पब्लिक कंपनी बनाया जाएगा तो मिनिमम 7 लोगों का ज़रूरत होना ज़रूरी है। और जैसे ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन्स बाय लॉ। द नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन्स बाय लॉ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन्स होता है लॉ की नज़र पे, हो गया। ये तो नेचुरल पर्सन्स नहीं होता है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन इसी के लिए क्योंकि इसका बर्थ नेचुरली नहीं होता। बट कंपनी एक लीगल पर्सन्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, इसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी ये ओन कर सकता है, इसके नाम पर किसी को ये स्यू भी कर सकता है और दूसरे भी इसके ऊपर स्यू कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और उसकी मेंबर्स अलग अलग होते हैं, यानी कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और मेंबर्स की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। होता ये है कि जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है क्योंकि कंपनी की एक अलग पहचान होती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसी के लिए वो किसी से भी अपने नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किस अपने नाम पर प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है, ले सकती है या फिर मनी को दे भी सकती है उधार के तौर पे। और वो भी किसी के ऊपर चाहे तो केस फाइल कर सकती है और साथ ही साथ अगर दूसरे भी कोई चाहे तो उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, मतलब कंपनी के नाम पर। तो देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को कंपनी ऑफ लिमिटेड LTD।
एक सोलोमन नाम का एक व्यक्ति, उसने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम उसने रखा सोलोमन एंड कंपनी, जिसमें उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और 4 बेटे मेंबर्स थे। उसने उस बिजनेस को, अपना बिजनेस को 30,000 पाउंड में अपना शूज़ का बिजनेस को बेच दिया। तो उस कंपनी बेचने के लिए कंसिडरेशंस के बदले सोलोमन को उन्होंने कैश देने के बजाय उन्होंने सोलोमन को 20,000 के शेयर्स इशू कर दिए और डिबेंचर्स 1,000 की, और डिबेंचर्स जो है 10,000 की इशू कर दी। कुछ थोड़ी देर बाद जो कंपनी था वो वाइंड अप हो गया। तो कंपनी के एसेट जो थे वो 6,000 पाउंड थे और उसकी लाइबिलिटी 10,000 के जो डिवेंचर थे और 7,000 की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थी। तो जब भी कंपनी वाइंड अप रहती है, पहले पेमेंट डिवेंचर्स की होती है, उसके बाद ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया जाता है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे, उन्होंने कहा कि हमें पहले पेमेंट किया जाए, क्योंकि डिवेंचर जो है सलोमन की थी और सलोमन की कंपनी और ये सलोमन की कंपनी है, इसी के लिए जो पेमेंट है वो पहले हमको होनी चाहिए। तो डिसीजंस ये किया गया कि सोलोमन और उसकी कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। तो सबसे पहले जो पेमेंट है वो डिवेंचर होल्डर को किया जाएगा, उसके बाद ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया जाएगा। द नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी में को जितने भी शेयर होल्डर या फिर डायरेक्टर आए या फिर जाएं, कंपनी के कंटिन्यूटी में कोई उसका असर नहीं होता, उसकी एग्जिस्टेंस में उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब कि दिवालिया उड़ जाती है, कोई मर जाता है, डेथ हो जाता है, या फिर लुनेसी हो जाता है, लुनेसी मतलब अगर वो पागल हो जाता है, तो कंपनी के असिस्टेंस में उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंबर आ सकते, आएंगे जाएंगे, बट उसका कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी के केस में भी परपेचुअल सक्सेशन था, हम देखे थे, हो गया बिजनेस लॉ में। वैसे ही कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन होती है, बट सोल ट्रेडर में ये चीज़ नहीं होता है। अगर सोल ट्रेडर्स है, वो बंदा अगर मर गया तो उसका बिजनेस गया, उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है। द नेक्स्ट कॉमन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो साइन नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसका सिग्नेचर खुद तो नहीं साइन कर सकता डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो कंपनी का इसी के लिए उसका एक कॉमन सील होता है, जिसमें उसका नाम इनग्रेव्ड किया जाता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर उस कंपनी का कॉमन सील लगाया जाता है। कॉमन सील एक तरीके का कंपनी का एक आइडेंटिटी है। एक्चुअल में जो पहले कॉमन सील जो है कंपनी का मैंडेटरी था, बट कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद ये मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी के पास कॉमन सील होगा। अब ये जो है ये चीज़ ऑप्शनल बन चुका है। अगर कंपनी अपना कॉमन सेल नहीं बनाता है तो उस केस में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर एक डायरेक्टर्स और कंपनी की सेक्रेटरी जो है वो साइन करेगा। द नेक्स्ट इज लायबिलिटी। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि शेयर होल्डर्स की उतनी ही लायबिलिटी होती है जितने का उन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ होता है। इनकेस अगर कंपनीज अपना लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाता तो शेयर होल्डर्स उसके लिए लायबल नहीं होते। द नेक्स्ट नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखो, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों का होना जरूरी होता है, और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों का मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी होता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं होता है, उसको डिफाइंड नहीं किया गया है। बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 20 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। द नेक्स्ट इज सेपरेशंस ऑफ ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज सेपरेशंस ऑफ ओनरशिप्स एंड मैनेजमेंट। कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। कैसे कि क्योंकि
तो कंपनी के ओनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है। जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वो अपने एफर्ट्स को वो खुद तो मैनेज नहीं कर सकती, और कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। हो गया, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह में हो, एक ही जगह के शेयर होल्डर्स हों, अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग जगह में भी वो रह सकती हैं। तो वो कंपनी को मैनेज और एडमिनिस्टर करने के लिए, हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं जिनको कि डायरेक्टर बोला जाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसी के लिए जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ एक्शंस। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस बोलते हैं। उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि कंपनी कौन सा काम करेगा, क्या उसका लिमिटेशंस होगा, क्या वो कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज करेगा। ये सब कुछ जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा गया होता है। इसी के लिए जो कंपनी है वो उस लिमिटेशंस, मतलब कि उस लिमिटेशंस ऑफ एक्शंस को क्रॉस नहीं कर सकती। कंपनी अपनी मर्जी से अब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। जो भी कुछ जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनी और डिवेंचर्स या फिर अदर इंटरेस्ट होता है कोई भी मेंबर्स का कंपनी में, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। इसका मतलब कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होता है। अगर आपकी आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी इस चीज़ को प्रोवाइड्स करते हैं तब पब्लिक कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर्स दूसरी कोई शेयर होल्डर्स को फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट पब्लिक कंपनी में ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है, बट प्राइवेट कंपनी में ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है। और वो रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ द कंपनी में ये वो रेस्ट्रिक्शंस गिवन। द नेक्स्ट इज टर्मिनेशंस ऑफ असिस्टेंट। जैसे कि कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो लॉ के द्वारा उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज कंपनी इज नॉट। हमको पता है कि कंपनी तो एक लीगल पर्सन होती है, एक एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है, बट अंडर आर्टिकल्स 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वो एक सिटीजन्स नहीं होता है। जैसे कि सिटीजन्स के पास उसकी फंडामेंटल राइट्स होती हैं, वैसे कंपनी के पास वो नहीं, उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं होती है। द नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। तो सोल ट्रेडर के केस में वो एक ही बंदा जो है रिस्क उठाता है, बट कंपनीज के केस में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसी के लिए जो कंपनी होती है वो हेजिटेट नहीं करती है रिस्क लेने में, क्योंकि उसका जो एबिलिटी होता है रिस्क को बियर करने का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि सोल ट्रेडर्स हो गया, पार्टनर्स, इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन कंपनीज में थोड़ा रिस्क बियरिंग का जो एबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है।